एक गांव में श्यामलाल नाम के बुजुर्ग अपनी पत्नी कमला देवी, दो बेटों अजय और विजय, बहुओं और पोते पोतियों के साथ रहते थे। सालों तक परिवार में प्यार बना रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, घर में पैसों और संपत्ति की बातें बढ़ने लगीं। एक दिन बड़े बेटे अजय ने कहा, अब हमें संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। छोटा बेटा विजय भी मान गया। श्यामलाल को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बेटों की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों में खेत, मकान और दुकान का बंटवारा हो गया, लेकिन फिर एक ऐसा सवाल उठा जिसने पूरे घर को चुप करा दिया। कमला देवी बोली, बेटा, मकान और खेत तो बांट लिए, अब बताओ मैं किसके हिस्से में आई हूँ? पूरा घर सन्न रह गया। बड़ी बहू ने कहा, माँ जी 6 महीने हमारे पास रहेंगी और 6 महीने इनके पास। कमला देवी के दिल को ये बात चुभ गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहीं से परिवार की असली परीक्षा शुरू हुई। कुछ महीनों बाद बड़ी बहू को लगने लगा कि कमला देवी सिर्फ छोटे बेटे के परिवार की तारीफ करती हैं। वो अक्सर उनका अपमान करने लगी। एक दिन सबके सामने उसने कह दिया, आप हमेशा छोटे बेटे का ही पक्ष लेती हैं। कमला देवी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उधर छोटी बहू सुनीता माँ की सेवा करती थी, लेकिन एक दिन घर के गहने गायब हो गए। सारा शक सुनीता पर गया। परिवार में हंगामा मच गया। सुनीता रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। गहने चोरी नहीं हुए थे, उन्हें तो कमला देवी ने ही सुरक्षित जगह रख दिया था और भूल गई थी। पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबसे ज्यादा शर्मिंदा बड़ी बहू थी। इसी बीच विजय के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। जो रिश्तेदार रोज घर आते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। तब परिवार को समझ आया कि मुश्किल समय में कौन अपना है और कौन पराया। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। घर की पुरानी दीवार गिर गई। सब लोग अंदर फंस गए। अपनी जान की परवाह किए बिना छोटी बहू सुनीता ने बच्चों और कमला देवी को बचा लिया। उस दिन पूरे परिवार की नजर में उसकी इज्जत कई गुना बढ़ गई। कुछ महीनों बाद श्यामलाल की तबीयत बिगड़ने लगी। मरने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था, जिस दिन तुम लोग माँ को बोझ समझोगे, उसी दिन मेरा आशीर्वाद तुमसे दूर हो जाएगा। श्यामलाल के जाने के बाद फिर झगड़े शुरू हो गए। इस बार मामला इतना बढ़ा कि अजय ने फैसला किया कि माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। कमला देवी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप चल दी। जब कमला देवी को वृद्धाश्रम छोड़ दिया गया, तो पूरे गांव में ये बात फैल गई। लोग कहने लगे, जिस माँ ने अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात मेहनत की, आज वही माँ बोझ बन गई। वृद्धाश्रम में कमला देवी बाहर बरामदे में बैठी रहती और हर शाम घर की तरफ देखने लगती। उन्हें उम्मीद रहती कि शायद आज कोई बेटा उन्हें लेने आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। उधर घर में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जिस दिन माँ घर से गई, उसी दिन से घर की खुशियां भी जैसे चली गईं। बड़े बेटे अजय का व्यापार घाटे में जाने लगा। छोटे बेटे विजय की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। दोनों बहुओं के बीच झगड़े बढ़ते जा रहे थे। जिस दिन अजय और विजय ने अपनी माँ कमला देवी को वृद्धाश्रम भेजा, उस दिन उन्हें लगा कि अब घर में शांति रहेगी, न कोई बहस होगी, न किसी की शिकायत। कमला देवी चुपचाप वृद्धाश्रम चली गईं। उन्होंने जाते समय सिर्फ इतना कहा, खुश रहना बेटा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने बेटों को नहीं रोका। उधर घर लौटते समय अजय और विजय ने खुद को समझाया कि उन्होंने सही फैसला लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला है। कुछ दिनों बाद अजय के व्यापार में नुकसान होने लगा। जिस व्यापारी पर उसने भरोसा करके लाखों रुपए लगाए थे, वो पैसे लेकर भाग गया। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर विजय की किराने की दुकान पर भी ग्राहकों ने आना कम कर दिया। एक नया सुपरमार्केट खुल गया था। लोग अब वहीं से सामान खरीदने लगे। धीरे धीरे विजय की आमदनी आधी रह गई। पहले जहां हर महीने बचत हो जाती थी, अब खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था।
बड़ी बहू कविता हर दिन हिसाब किताब लेकर बैठ जाती। छोटी बहू पूजा भी परेशान रहने लगी। एक दिन कविता बोली, अब बच्चों की स्कूल फीस कैसे भरेंगे? अजय के पास कोई जवाब नहीं था। जब परिवार संपन्न था तब हर त्योहार पर रिश्तेदार घर आ जाते थे, लेकिन अब कोई हाल पूछने तक नहीं आया। अजय ने अपने एक रिश्तेदार को फोन किया। उधर से जवाब मिला, भाई अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। फोन कट गया। अजय समझ गया कि मुसीबत में लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। एक शाम घर में सिर्फ सूखी रोटी बनी थी। गोलू ने मासूमियत से पूछा, पापा, पहले तो हमारे घर में इतने अच्छे अच्छे खाने बनते थे, अब क्यों नहीं बनते? कुछ दिनों बाद बैंक का नोटिस आ गया। अजय ने व्यापार के लिए जो लोन लिया था उसकी किश्तें नहीं भर पा रहा था। नोटिस में लिखा था कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो घर की नीलामी हो सकती है। ये पढ़कर कविता के हाथ कांपने लगे। क्या हम अपना घर भी खो देंगे? अजय चुप रहा। उधर कमला देवी वृद्धाश्रम में रहती थी। वहाँ कई बुजुर्ग थे जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। कमला देवी सबकी मदद करती, किसी को दवा देती, किसी को खाना खिलाती। लेकिन रात को जब सब सो जाते तब वो चुपचाप अपने बेटों की तस्वीर देखकर रोती। कुछ ही दिनों बाद हालत इतनी खराब हो गई कि घर में राशन खत्म हो गया। बच्चों को दूध तक नहीं मिल रहा था। कविता और पूजा अपनी शादी के गहने बेचने की बात करने लगी। अजय पहली बार बच्चों के सामने रो पड़ा। उधर वृद्धाश्रम की संचालिका ने कमला देवी को बताया कि उनके बेटों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। ये सुनकर कमला देवी बेचैन हो गईं। उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें उनके जीवन भर की बचत थी। कुछ पुराने गहने भी थे। कमला देवी ने बिना कुछ सोचे वो सब बेच दिया। अगले दिन अजय के घर एक व्यक्ति आया। उसने एक लिफाफा दिया। अंदर कुछ पैसे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मुसीबत में हिम्मत मत हारना, परिवार की ताकत साथ रहने में है, एक शुभचिंतक। अजय समझ नहीं पाया कि ये किसने भेजा है, लेकिन उन पैसों से कुछ दिनों तक घर चल गया। कुछ हफ्तों बाद अजय और विजय को पता चला कि वो पैसे किसी और ने नहीं बल्कि उनकी माँ ने भेजे थे। जिस माँ को उन्होंने बोझ समझकर वृद्धाश्रम भेज दिया था, वही माँ अपनी जमा पूंजी बेचकर उनकी मदद कर रही थी। ये सच सुनकर दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। अजय जमीन पर बैठ गया। हमने कैसी गलती कर दी? विजय की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय दोनों भाइयों ने फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए वे अपनी माँ को वापस घर लेकर आएंगे। अगली सुबह दोनों भाई अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर वृद्धाश्रम पहुंचे। कमला देवी बगीचे में बैठी कुछ बुजुर्ग महिलाओं के साथ बातें कर रही थीं। अचानक उन्होंने अपने दोनों बेटों को देखा। कुछ पल के लिए उनकी आंखें ठहर गईं। अजय दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, हमें माफ कर दो। कई महीनों बाद कमला देवी फिर से अपने घर लौटी। इस बार उनका स्वागत फूलों से किया गया। पूरा गांव ये देखने आया कि जिस माँ को कभी वृद्धाश्रम भेजा गया था, आज वही पूरे सम्मान के साथ वापस आ रही है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अजय ने छोटे स्तर पर नया व्यापार शुरू किया। विजय ने दुकान को फिर से संभालना शुरू किया। कविता और पूजा ने घर पर अचार, पापड़ और नमकीन बनाकर बेचना शुरू किया। बच्चे भी पढ़ाई के साथ मदद करने लगे। पहली बार घर के सभी लोग एक लक्ष्य के लिए साथ काम कर रहे थे। शुरुआत में कम कमाई हुई, लेकिन लोगों को उनके अचार और पापड़ बहुत पसंद आए। ऑर्डर बढ़ने लगे। कुछ महीनों में उनका छोटा काम पूरे शहर में मशहूर हो गया। विजय की दुकान फिर चलने लगी। अजय का व्यापार भी पटरी पर लौट आया। एक चतुर बुढ़िया जंगल के किनारे अपनी छोटी झोपड़ी में अकेली रहती थी। एक सुबह वो अपनी बेटी से मिलने दूसरे गांव जाने की तैयारी करती है। वो अपनी लाठी उठाती है, सिर पर पोटली रखती है और धीरे धीरे पगडंडी पर चल पड़ती है। चलते समय वो मन ही मन सोचती है कि रास्ता लंबा है, पर उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसके चेहरे पर सावधानी भी है और हल्की मुस्कान भी। थोड़ी दूर जाते ही झाड़ियों के पीछे से एक भूखा लोमड़ निकल आता है। उसकी आंखें चमकती हैं और वो दांत दिखाकर बुढ़िया का रास्ता रोक लेता है।
बुढ़िया घबराती तो है पर तुरंत अपने चेहरे पर शांति ले आती है। वो लोमड़ से कहती है कि अभी वो बहुत दुबली है, बेटी के घर से लौटकर मोटी ताजी हो जाएगी, तब उसे खा लेना। लामड़ी उसकी बात सुनकर लालच में आ जाता है और उसे जाने देता है। बुढ़िया आगे बढ़ती है पर उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। वो अपनी लाठी कसकर पकड़ती है और बार बार पीछे मुड़कर देखती है कि लोमड़ी पीछा तो नहीं कर रहा। तभी आगे एक भेड़िया पेड़ के पास खड़ा मिल जाता है। भेड़िया गुर्राकर कहता है कि वो बुढ़िया को अभी खा जाएगा। बुढ़िया फिर वही चालाकी दिखाती है और कहती है कि लौटते समय वो और स्वादिष्ट होगी। भेड़िया भी उसके झांसे में आ जाता है और उसे जाने देता है। बुढ़िया राहत की सांस लेती है, लेकिन उसके कदम अब और तेज हो जाते हैं। सूरज ढलने लगता है और जंगल का रास्ता और डरावना दिखने लगता है। तभी सामने से एक बड़ा भालू उठकर खड़ा हो जाता है और बुढ़िया ठिठक जाती है। भालू अपने भारी पंजे पटकते हुए बुढ़िया के सामने आ जाता है। बुढ़िया की लाठी उसके हाथ में कांपती है, पर उसकी आंखों में अभी भी समझदारी चमकती है। वो भालू से भी कहती है कि अभी वो सूखी सिकुड़ी है, बेटी के घर से लौटकर मोटी होकर आएगी। भालू अपनी नाक से सूंघता है, फिर लालच में सिर हिलाकर उसे जाने देता है। बुढ़िया जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। जंगल पार करके वो आखिर अपनी बेटी के घर पहुँचती है। बेटी दरवाजा खोलते ही माँ को थकी, डरी और धूल से भरी हालत में देखती है। बुढ़िया बैठते ही पानी पीती है और फिर लोमड़, भेड़िया और भालू से हुई सारी बात बताती है। बेटी का चेहरा चिंता से भर जाता है और वो माँ का हाथ पकड़कर सोच में पड़ जाती है। दोनों समझ जाती हैं कि वापसी का रास्ता बहुत खतरनाक होगा। रात को दिए की पीली रोशनी में माँ बेटी एक उपाय सोचती हैं। बेटी आंगन से एक बड़ा गोल कद्दू लाती है। वे कद्दू को काटकर भीतर से खाली करती हैं और बुढ़िया उसके अंदर बैठने की जगह बनाती है। बुढ़िया अंदर बैठकर देखती है कि वह लाठी और पोटली भी साथ रख सकती है। दोनों के चेहरों पर डर के बीच उम्मीद की चमक आ जाती है। सुबह होते ही बेटी कद्दू का ढक्कन ठीक से बंद करती है और उसे रास्ते की ओर लुढ़का देती है। अंदर बैठी बुढ़िया सांस रोके रहती है और कद्दू धूल उड़ाता हुआ पगडंडी पर घूमने लगता है। बेटी दूर तक हाथ हिलाती रहती है, जबकि बुढ़िया अंदर से चुपचाप दुआ मांगती है। आगे वही जंगल खड़ा है और उसके भीतर तीनों जानवर उसका इंतजार कर रहे हैं। कद्दू गोल गोल घूमता हुआ जंगल के किनारे पहुंचता है। अंदर बैठी बुढ़िया हर झटके पर अपनी लाठी और पोटली को कसकर पकड़े रहती है। तभी लोमड़ रास्ते में आकर कद्दू को रोकने की कोशिश करता है। वो सूंघ कर पूछता है कि क्या उसने किसी बुढ़िया को जाते देखा है। बुढ़िया अंदर से अपनी आवाज बदल कर कहती है, चल मेरे कद्दू टन टन टन, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का जन। लोमड़ चौंक कर पीछे हट जाता है और कद्दू को लुढ़कने देता है। कद्दू आगे बढ़ता है तो भेड़िया सामने आ जाता है। वो अपने पंजे से कद्दू को थामता है और शक भरी नजरों से उसे घूरता है। अंदर बुढ़िया का दिल धक धक करता है, पर वो फिर वही गाने जैसी आवाज निकालती है। भेड़िया उलझन में पड़ जाता है और कद्दू को छोड़ देता है। अब कद्दू जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचता है, जहां भालू इंतजार कर रहा होता है। भालू कद्दू को उठाकर हिलाता है, जिससे अंदर बुढ़िया का सिर ढक्कन से टकराता है। वो दर्द से आंखें बंद करती है, पर हिम्मत नहीं छोड़ती। वो फिर तेज आवाज में वही पंक्ति दोहराती है और कद्दू को जोर से आगे लुढ़काने को कहती है। भालू हैरान होकर कद्दू को धक्का देता है और कद्दू तेजी से ढलान की ओर भाग निकलता है। ढलान से उतरते हुए कद्दू बहुत तेज घूमने लगता है। अंदर बुढ़िया को लगता है कि अब वो बच भी सकती है और फंस भी सकती है। अचानक कद्दू एक पत्थर से टकराता है। जोर की आवाज होती है और उसका ढक्कन ढीला पड़ने लगता है। सामने बुढ़िया की झोपड़ी का इलाका दिखने लगता है, लेकिन पीछे से जानवरों की आवाजें फिर सुनाई देने लगती हैं। ढीले ढक्कन वाला कद्दू लुढ़कता हुआ झोपड़ी के पास पहुंचता है और एक ओर अटक जाता है। बुढ़िया जल्दी से ढक्कन हटाकर बाहर निकलती है, अपनी लाठी उठाती है और गहरी सांस लेती है। उसके कपड़ों पर कद्दू का गूदा लगा है और सिर पर लगी चोट को वो हाथ से सहलाती है। तभी पीछे से लोमड़, भेड़िया और भालू दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। बुढ़िया समझ जाती है कि आखिरी चाल अभी बाकी है। वो तुरंत झोपड़ी के सामने पड़े सूखे राख के ढेर के पास खड़ी हो जाती है।
जानवर उसे घेर कर खुश होते हैं कि अब वो बच नहीं पाएगी। बुढ़िया मीठी आवाज में कहती है कि इतने दिनों से उन्होंने इंतजार किया है, इसलिए वो चाहती है कि खाने से पहले वे उसकी आखिरी इच्छा पूरी करें। वो कहती है कि पहले सब आंखें बंद करके राख पर मुंह नीचे करके लेटें, तभी भोजन शुभ होगा। तीनों जानवर लालच में आकर उसकी बात मान लेते हैं। जैसे ही लोमर, भेड़िया और भालू राख पर झुकते हैं, बुढ़िया अपनी लाठी से राख उछालकर उनकी आंखों और नाक में भर देती है। तीनों जानवर चीखते हुए पीछे हटते हैं। उनकी आंखें जलने लगती हैं और वे इधर उधर भागने लगते हैं। बुढ़िया फुर्ती से झोपड़ी के अंदर जाती है और दरवाजा भीतर से बंद कर देती है। जानवर कुछ देर तक दरवाजे पर पंजे मारते हैं, फिर थक कर और दर्द से करहाते हुए जंगल की ओर लौट जाते हैं। झोपड़ी के अंदर बुढ़िया दिए के पास बैठकर चैन की सांस लेती है। वह अपनी लाठी को पास रखती है, सिर की चोट पर कपड़ा बांधती है और बेटी की सूझबूझ को याद करके मुस्कुराती है। बाहर सुबह की रोशनी फैलने लगती है और जंगल अब उतना डरावना नहीं लगता। बुढ़िया समझ जाती है कि बुद्धि और हिम्मत से बड़ा कोई बल नहीं होता और वो सुरक्षित अपने घर में नई शांति के साथ रहने लगती है।